हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले। देखिए बच्चों, ये चैप्टर हम लोग अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पढ़ते वक्त हम लोगों ने सीएमए के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो हमने हाथ के हाथ सॉल्व कर लिए थे। इस चैप्टर के एमसीक्यू भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के बहुत बार आप लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, कॉपीज चेक हो चुकी हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। तो मैं दोबारा से बोल देता हूं, हम पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके टेस्ट इस चैप्टर के हो चुके हैं और चल रहे हैं, आगे भी होंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज की क्लास के अंदर हम बहुत सा, और ये क्लास जो होगी वो 2 से 3 पार्ट में होगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्लास है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, जो कि सीए के अंदर आ चुके। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो सीएमए का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, अभी इससे जस्ट पहले वाला जो अटेम्प्ट आपका हुआ है, उसके अंदर सीएमए फाइनल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा आपको, ये वाला अभी लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है। उसके अलावा सीए के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको पता है सीए से अब सीए क्वेश्चंस आने लगे हैं। लास्ट अटेम्प्ट में 60 से 65 मार्क्स का सीए से पेपर आया। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें आराम से पढ़ना है, फिर हम आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेसर्स एबीसी टायर्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि टायर्स को मैन्युफैक्चर करती है। हर तरह के व्हीकल के टायर बनाती है, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, सबके टायर्स ये मैन्युफैक्चर करती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, एक पलेज जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, एक मुन्नार जो कि केरला के अंदर पड़ता है। यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इसका मेन हेड ऑफिस कोलकाता के अंदर है। ये सब कंपनी के बारे में जानकारी दी हुई है। मेन चीज जो दी हुई है, पिछले 4 साल का डेटा दिया हुआ है हमें कंपनी का। हमें कंपनी का पिछले 4 साल का डेटा दिया है, जिसमें हमें एक तो टर्नओवर दी है, एक नेटवर्थ दी है, एक नेट प्रॉफिट दिया है। और इसके बेसिस पर हमसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या ये एबीसी टायर्स लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस के अंदर फॉल होती है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने सेक्शन 135 पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने सेक्शन 135 पढ़ा हुआ है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, और वो ये बोलता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं। क्या बोलता है सेक्शन 135? कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल होता है। अब वो कुछ ऐसी कंपनीज कौन कौन सी होती? एक तो होती है लिस्टेड कंपनी। पहली होती है लिस्टेड कंपनी। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी है, कोई कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी है, तो फिर अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर कंपनी इन 3 में से किसी एक भी सिचुएशन में फॉल हो जाती है
तो उसके ऊपर CSR अप्लाई हो जाता है, उसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ता है, उसको कंट्रीब्यूशन डोनेशन चैरिटी करनी पड़ती है। कितनी? पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2%। अब देखिए एक बार हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखते हैं। अब देखिए प्रीवियस हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22। उससे हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आ जाते हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ है। मैंने बोला अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा नेट प्रॉफिट है तो CSR अप्लाई होगा। तो आंसर क्या हो गया पहले वाले का? यस, CSR अप्लाई होगा। ये आंसर यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, क्लियर है ये चीज। सेकंड पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब ये बोल रहा है व्हाट वुड बी मिनिमम बजट फॉर 2021 टू 2022। मिनिमम बजट क्या होगा इसका समझिए। अगर किसी कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जो कि हमारे केस में हो रहे हैं, तो उसे अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालना होता है। जो भी एवरेज निकल कर आएगा उसका 2% कम से कम, एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम, नॉट लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। CSR के अंदर चैरिटी करनी जरूरी होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम बजट क्या होगा? अरे भाई आपको नेट प्रॉफिट दिया है पिछले 3 साल का, ऐड कर लो, डिवाइड बाई 3 कर लो, एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया, उसका 2% निकाल लो। ये मिनिमम बजट है जो कि ABC टायर्स कंपनी को, टायर लिमिटेड कंपनी को इतना तो CSR के नाम पे डोनेशन चैरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये आंसर लिखोगे तो ब्रैकेट में एक चीज और लिखो। देखिए आपने यहां पे आंसर लिख दिया कि 2% जो है एवरेज प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा, मिनिमम बजट होगा। उसके आगे ब्रैकेट में एक चीज और आपको लिखनी है। आपको ये लिखना है ये जो 2% की लिमिट है, जो कि मिनिमम लिमिट है, जो कि कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, जिनके ऊपर CSR अप्लाई हो रहा है, हमारे केस में हो रहा है, ये 2% की लिमिट बिफोर टैक्स। जब इसमें टैक्स ऐड हो जाता है तो ये लिमिट इंक्रीज हो जाती है। आप ये चीज लिख के आइएगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो बंदा कॉपी चेक कर रहा है वो बोलेगा कि यार इसको पता है मिनिमम बजट है, हालांकि इसने लिखा पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, ये मिनिमम बजट होता है, लेकिन टैक्स लगने के बाद में ये मिनिमम बजट बढ़ जाता है। फिर जो टैक्स ऐड होने के बाद में अमाउंट आ रहा है वो हो जाता है मिनिमम। तो वो नोट में हम लिख देंगे कि टैक्स ऐड होने के बाद में ये बढ़ जाए। क्लियर है? इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ये बोल रहा है कि क्या इस कंपनी को CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है? जी हाँ, यस। क्योंकि सेक्शन 135 एक बात और बोलता है। सेक्शन 135 ये बोलता है जिस कंपनी के ऊपर CSR अप्लाई हो रहा है जरूरी है कि उसको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उस कमेटी का काम होता है ये चेक करना कि कंपनी के ऊपर CSR अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली बात, हो रहा है तो उसको कितना मिनिमम अमाउंट विड्रॉ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्या उसने वो कंट्रीब्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अमाउंट जो है वो उसके पास में बच गया। ये सब CSR कमेटी चेक। स्टूडेंट बोलता है ये सब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैंने बोला पूछिए। बोला सर ये जो CSR कमेटी है इसके अंदर कम से कम कितने लोग होते हैं? एटलीस्ट 3 मेंबर्स, कम से कम 3 मेंबर होते हैं इस CSR कमेटी के अंदर। स्टूडेंट बोला ठीक है सर, कम से कम 3 मेंबर होते हैं, मैं समझ गया, लेकिन फिर से एक डाउट है। ये सर जो 3 मेंबर होते हैं आखिर ये होते कौन है? ये कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं,
जैसे मान के चलो इस एबीसी के अंदर 15 डायरेक्टर हैं टोटल, उनमें से कोई 3 इस सीएसआर कमेटी के अंदर मेंबर बन जाएंगे। एक्चुअली में पर्सन को कंपनी के अंदर डायरेक्टर बोला जाता है, लेकिन जब वो कमेटी में आ जाता है तो उसे मेंबर बोलने लग जाते हैं। कमेटी में डायरेक्टर नहीं होता है, कमेटी में चेयरपर्सन होता है या मेंबर्स। तो कम से कम 3 मेंबर होंगे, जिनमें से एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मुझे आपने इन 3 के जब आप बता दिए, बड़ा ही सिंपल है, मुझे समझ में आ गया। पहले तो क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा है, बट अब मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि चलो सीएसआर के अंदर मिनिमम 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये सब तो ठीक। इसके अलावा और भी कोई ऑब्लिगेशन होते हैं क्या? जी हाँ होते हैं। सेम उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर सीएसआर का पूरा पैसा खर्च हो जाना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा पैसा कंट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। उसके अलावा सीएसआर 1 जो फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा पैसा उसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाना चाहिए। सीएसआर 1 जो है वो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, और हर कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है, इस हर कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी सीएसआर की, कि कितना पैसा सीएसआर के लिए निकाला गया, कहां पर खर्च किया गया, उन जिनके ऊपर खर्च किया गया उनकी लाइफ में अब क्या इम्पैक्ट आया, क्या बेहतरी आई, क्या उन्होंने ग्रो करा, हमारा पैसा सही जगह तो लगा, ये अगर क्या हमने पूरा पैसा 1 साल में खर्च कर दिया, नहीं करा तो कितना बच गया, ये सब चीजें बतानी जरूरी होती है। ये अदर ऑब्लिगेशन। मेन ऑब्लिगेशन तो क्या है कि प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का कम से कम 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये अदर ऑब्लिगेशंस है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को सब समझ में आता है, आगे बताओ। आगे भैया आपके ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों का एक ही आंसर हो सकता है। पहले आप लॉ समझ। मैंने आपसे बोला जैसे इस वक्त हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है जिसमें हमें पैसा खर्च करना है? 2021। तो जो सीएसआर का अमाउंट हमारा निकल के आ रहा है कंपनी का, वो उसे इस फाइनेंशियल ईयर में खत्म कर देना है। सपोज करो कि पूरा पैसा स्पेंड नहीं हुआ, पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, लेकिन पूरा का पूरा पैसा जो इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च हो जाना चाहिए था, कंट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, डोनेट हो जाना चाहिए था, इन्वेस्ट हो जाना चाहिए था, नहीं। तो भैया जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी। उस बैंक अकाउंट का नाम होगा अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, और उसके अंदर वो पैसा डाल दिया जाएगा। ये यहाँ पर आंसर्स में एक एक चीज लिखी हुई है। अनस्पेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट कितने दिन में? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया। अब आप देखिए बच्चों, आपने स्टडी मटेरियल भी पढ़ लिया था, हमने सीएमए के क्वेश्चंस भी कर लिए थे, हमने एमसीक्यूज भी कर लिए थे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ देता, क्योंकि ये क्वेश्चन सीए से बिलोंग करता है, इसीलिए हम लोग सीए के भी क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, ये अभी लास्ट अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है सीएमए फाइनल के पेपर, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर गलत होता है इसके अंदर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2014 के अंदर, क्वेश्चन में इतना कुछ लिखा नहीं, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको प्रॉपर तरीके से। 2014 के अंदर सीएसआर के रूल्स आए थे, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 उस वक्त नया नया अप्लाई हुआ था, और जब एक्ट अप्लाई हुआ तो थोड़े दिन बाद में एक्ट को और मजबूती और क्लैरिफिकेशन देने के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए 2014 के अंदर सीएसआर के रूल्स आए। उनमें से एक रूल था जिसका नाम है रूल 8।
वो रूल 8 ये बोलता है कि जिस भी कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं उसको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। जो कंपनी सीएसआर में कंट्रीब्यूशन दे रही है, चैरिटी कर रही है, डोनेशन दे रही है, उसको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, उसको कुछ पर्टिकुलर्स बताने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, स्टॉक एक्सचेंज को, मेनली कंपनी के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स। वो पर्टिकुलर्स क्या होते हैं जो उसे बताने। ये क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आया है, मैं समझा देता। देखिए क्या क्या बताना पड़ता है। सबसे पहले तो कंपनी को बताना पड़ता है कि उसकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी पॉलिसी क्या है। उसे सीएसआर कमिटी के बारे में बताना पड़ता है कि उसकी सीएसआर कमिटी में कौन कौन बैठता है। उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सब चीजें बतानी पड़ती है कि इस साल हमारा इतना सीएसआर बना, हम यहां पर नॉर्मली पैसा खर्च करते हैं या इस एक्टिविटी में डोनेशन देते। उसके अलावा उसको अपने पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट बताना पड़ता है। फिर उनका 2% निकाल के बताना पड़ता है कि कितना सीएसआर में उनको मिनिमम खर्च करना जरूरी है। फिर उनको बताना पड़ता है कि ये जो सीएसआर का पैसा है कहीं पर इन्वेस्ट उन्होंने किया है तो क्या उससे सरप्लस जनरेट हुआ है। जैसे गरीब बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या उससे सरप्लस जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर का कोई सीएसआर था जो कि पहले ही प्रीवियस ईयर में ही इन्वेस्ट हो जाना चाहिए था लेकिन वो बच गया था इस वाले ईयर के लिए, तो यहां उसे सेट ऑफ किया कि नहीं किया। क्लियर है। टोटल सीएसआर ऑब्लिगेशन कितनी बन रही है, पूरा का पूरा पैसा हमने खर्च कर दिया कि नहीं किया, या फिर कुछ पैसा बच गया तो हमने अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। ये सब कुछ बताना पड़ता है। ये तो बहुत ही इजी है बच्चों। एक मेन चीज मैं समझाता हूं जो आपको लिखना जरूरी। ये तो इजी है, ये तो आप लोग लिख आओगे आंसर। हम लोगों ने बच्चे जब ये चैप्टर पढ़ा तो इसमें एक चीज पढ़ी थी और वो है आपका शेड्यूल 7। वो ये बताता है कि एक कंपनी सीएसआर के अंदर पैसा कहां कहां पर कंट्रीब्यूट कर सकती है। कंपनी हर जगह पर सीएसआर का पैसा नहीं लगा सकती। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन को जाके आप बोलो कि मैं आपको सीएसआर का पैसा देना चाहता हूँ, उसको जरूरत नहीं है, वो अमीर आदमी। अब ऐसी जरूरतमंद लोगों को दोगे ना सीएसआर का पैसा। तो शेड्यूल 7 में बताया हुआ है कि भुखमरी मिटाने के लिए, गरीब या अनाथ बच्चों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ऐसी जगह पे आप पैसा खर्च कर सकते। अब सीएसआर जो कर रही है कंपनी, उससे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं। कंपनी सीएसआर तो कर रही है, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कर रही है, कंपनी पैसा तो दे रही है, उससे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट भी तो आ रहा होगा ना। उनकी जिंदगी में सुधार आया होगा। जैसे आज सलमान खान ये बोलता है कि भाई बीइंग ह्यूमन में जो पैसा आता है उससे मैंने इतने गरीब बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करवा दिया, इतनों का कैंसर सही करवा दिया, इतनों की पढ़ाई करवा दी, इतनों की शादी। कंपनियां जो सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा होगा बच्चों की, या जिनके ऊपर भी खर्च किया जा रहा है। उस इम्पैक्ट असेसमेंट की एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कंपनी को। उस इम्पैक्ट असेसमेंट की एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि लोगों की जिंदगी में क्या फर्क है। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया यार। सर मैं समझ गया कि रूल 8 ये बोलता है कि जिस भी कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजन अप्लाई होते हैं उसे अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है, उसे अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर पर्टिकुलर्स बताने पड़ते हैं। वो क्या क्या होते हैं पूरा हमने समझ लिया। उसमें इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी बताना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन, सर ये जो डिटेल्स हैं ये तो हर कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर अप्लाई हो रहा है उस हर कंपनी को ये डिटेल्स अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देनी पड़ती है, मैं समझ गया। लेकिन आपने बोला कि इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। ये जो इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है क्या ये भी हर उस कंपनी को देनी पड़ती है जिसके ऊपर सीएसआर अप्लाई हो रहा है? नहीं नहीं, हर वो कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर अप्लाई हो रहा है उसको तो ये सब कुछ देना पड़ता है। इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सिर्फ उन्हीं कंपनीज को देनी पड़ती है जिनके ऊपर सीएसआर अप्लाई हो रहा है। बट मेन कंडीशन क्या है कि उनके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए।
तो फिर उनको ये इम्पैक्ट असेसमेंट देना पड़ता है कि यार इतना तुम कंट्रीब्यूट करके दे रहे हो, लोगों की लाइफ पे आखिर फर्क पड़ क्या है। तो बच्चे ये लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको करवा रहा हूं ये भी लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट अटेम्प्ट इससे जस्ट पहले वाला जो पेपर आपका हुआ है लॉ का, उसके अंदर ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये XBRL तो हमारे CMA लॉ का पार्ट नहीं है। नहीं है, आपके CMA लॉ का पार्ट नहीं है, मानता हूं नहीं है। ये XBRL आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर जरूर आता है। ग्रुप 4 के अंदर आपका एक पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, वहां पर आप जरूर पढ़ते हो इस XBRL को। चैप्टर नंबर 8 है ये आपका, वहां पर आप पढ़ते हो इसे। लॉ सब्जेक्ट के अंदर XBRL नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बड़ा ही इजी है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि XBRL होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म समझिए। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इसकी पूरी कहानी समझिए आपकी, ये XBRL आखिर इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ, समझिएगा। बहुत ही सिंपल है, लाइव समझाता हूं आपको। क्या होता है बच्चों, जब आप कंपनी में चले जाओगे ना, और कंपनी सेक्रेटरी, जो हम तो CMA पढ़ रहे हैं, मैं CS की बात करके समझा रहा हूं क्योंकि उनका ये मेन काम होता है। अगर कोई बच्चा जो CS बन गया, कंपनी सेक्रेटरी बन गया, अब क्या है, कंपनी को अपने हर साल बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। SR पास हो गए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, MGT 14 फाइल करना पड़ता है, चार्ज के लिए CHG 1 2 3 ये सब फाइल करना। जो भी फॉर्म होता है ना बच्चे, उसको फाइल कैसे किया जाता है, देखो जो कंपनी वाला होता है, जैसे CS होता है कंपनी सेक्रेटरी, वो पहले MCA की वेबसाइट पर जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाता है, गूगल ओपन करता है, MCA को ओपन करता है, वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर लेता है, उसको फिल करता है और उस पर अपनी सिग्नेचर लगाता है, और जो डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है उसके सिग्नेचर लगाता है। लेकिन हर ई फॉर्म के ऊपर एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के सिग्नेचर होना जरूरी होते हैं। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के सिग्नेचर होना मैंडेटरी होता है, वरना वो ई फॉर्म फाइल नहीं हो सकता। क्यों होते हैं जरूरी? क्योंकि देखो कंपनी के बंदे ने उस फॉर्म को भरा और अपने सिग्नेचर किए, हो सकता है वो उस फॉर्म के अंदर कोई झूठी बात लिख दे, लेकिन जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, PCS प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो अपनी दुकान खोल के बैठा है, जो अपनी फर्म खोल के बैठा है, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, नौकर नहीं है, नौकर मतलब कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, कंपनी के लिए काम नहीं करता, बाउंड नहीं है, वो बंदे के पास में जब ये ई फॉर्म जाएगा ना, तो वो चेक करता है कि कंपनी ने इस ई फॉर्म के अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं लिख दी, झूठी बात तो नहीं लिख दी, और गवर्नमेंट उस प्रैक्टिसिंग, और फिर वो अपनी सिग्नेचर करता है। और गवर्नमेंट ये मानती है कि जिस भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ने अपने ई फॉर्म, किसी भी ई फॉर्म के ऊपर अपने सिग्नेचर किए हैं, वो वैलिड सिग्नेचर किए हैं उसने, क्योंकि वो पागल नहीं है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल पागल नहीं है जो अपनी सिग्नेचर कर रहा है किसी भी ई फॉर्म पर, फंस जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अपनी सिग्नेचर कर रहा है, वो एक्चुअली में सही सिग्नेचर कर रहा होगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब होता क्या था बच्चों, फिर जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ने सिग्नेचर किया ना, एक्चुअली में कानून के हिसाब से उसी को ही फॉर्म फाइल कर देना चाहिए कंपनी के बिहाफ पर। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता था कि वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अपनी सिग्नेचर करता, वापस कंपनी को वो फॉर्म मेल कर देता अपनी सिग्नेचर लगा के, और कंपनी वाले कभी कभी उसमें चेंज कर देते थे, फ्रॉड हो जाता था। गवर्नमेंट बोली हम एक सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है XBRL। अब जब कंपनी वाला फॉर्म को डाउनलोड करेगा, फिल करेगा, सिग्नेचर लगाएगा, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के पास में मेल करेगा, तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल उस फॉर्म को XBRL सॉफ्टवेयर में डाल देगा। तो XBRL सॉफ्टवेयर में जैसे ही वो फॉर्म जाएगा, उसकी कोडिंग, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि ये लाइन लिखी हुई है उस फॉर्म के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे एकदम एक्यूरेटली ये लाइन लिखी हुई है
जब XBRL के अंदर जाएगा और उसकी कोडिंग चेंज हो जाएगी तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, एट ऑल लेवल्स ऑफ कंपनी, मतलब कौन सा शब्द कहां लिखा हुआ है वो पता ही नहीं चलेगा। XBRL के अंदर कोडिंग चेंज हो जाती है। अब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अपनी सिग्नेचर लगाने के बाद में कंपनी को वापस दे भी देगा उस फॉर्म को, कंपनी उसे चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि कौन सी चीज कहां लिखी हुई है, कौन सी लाइन कहां लिखी हुई है, ये समझ में नहीं आता कंपनी। और ये सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के पास होता है और गवर्नमेंट के पास में। महंगा सॉफ्टवेयर आता है 13 लाख रुपए। तो फिर से बोलता हूं बच्चे, तो ये XBRL जो है ये एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है, इसीलिए अब दोबारा अब पढ़िए इसका नाम, अब पढ़िए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस की रिपोर्ट देने वाली एक लैंग्वेज है ये सॉफ्टवेयर है। जब भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेन फॉर्म्स होते हैं या मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेटास होते हैं, उनको इस सॉफ्टवेयर में डाल के इनकी कोडिंग कर दी जाती है, ताकि जब ये गवर्नमेंट के पास पहुंचे तो बीच में कहीं कोई इंफॉर्मेशन को चेंज ना कर सके। जब ये गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, गवर्नमेंट दोबारा से इसे अपने सॉफ्टवेयर में डाल के इसे रियल लैंग्वेज में लेकर आ जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में लेकर आ जाएगी। तो अब इससे हो क्या क्या रहा है, एक तो ऑटोमेटिकली डेटा गैदर हो जाता है, फॉर्म जो सॉफ्टवेयर है वो दोबारा से डेटा गैदर कर देता है। क्वेश्चन यही पूछ रहे ना, एडवांटेजेस क्या है। अब ये डिपेंडेबल हो गया कि अब इसमें कुछ फ्रॉड नहीं होगा, टाइम सेव हो रहा है इसमें, है ना, क्योंकि हमें पता है सॉफ्टवेयर जो है वो गलत तो करेगा नहीं, तो हम जल्दी जल्दी उसको चेक कर लेते हैं। एनालिटिकल टेक्निक आ जाती है, बेटर अच्छा मेथड है रिपोर्टिंग कर का, सेफ है, कंपनी अब अच्छे से डिसीजंस ले पाती है, ये सब फायदे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ये क्वेश्चन भी लास्ट अटेम्प्ट में आया, इसके बाद और ये 4 मार्क्स का आया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये क्वेश्चन भी लास्ट अटेम्प्ट में आया है, ये भी 4 मार्क्स का आया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। ये बोल रहा है कि डिफरेंट मॉडल्स क्या होते हैं ई गवर्नेंस के, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के। देखो गवर्नमेंट जो है ना, हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है वो लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी नई नई स्कीम्स बेनिफिट्स ला। अब इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या फायदे दिए हैं। सबसे पहला मॉडल है गवर्नमेंट टू सिटीजन। आज एक बात बताइए, मेरा एक जानकार है, उन्होंने फ्लिपकार्ट से सामान परचेज किया था। मेरे एक जानकार है, उन्होंने फ्लिपकार्ट से कुछ चीजें परचेज करी, और जब फ्लिपकार्ट से उन्होंने कुछ चीज परचेज करी तो उसे वो फ्रॉड हो गया उनके साथ में, सही नहीं निकली, वो कुछ गलत निकल गया। तो वो डायरेक्टली उन्होंने अपना लैपटॉप ओपन करा और गए ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट पोर्टल, और वहां पे कंप्लेंट लगा दी। वहां पर उन्होंने कंप्लेंट लगा दी। देखो सिटीजन घर पे बैठे बैठे कंप्लेंट कर रहा है। मेरे एक जानकार है, उन्होंने किसी को स्पीड पोस्ट किया, मेरे एक जानकार है, उन्होंने किसी को स्पीड पोस्ट किया, लेकिन 10-12 दिन निकल गए, वो पहुंचा नहीं उसके जिसके पास में पहुंचना चाहिए था। तो उन्होंने पोस्टल वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर दी। देखो गवर्नमेंट ने सिटीजन को कितना फायदा दिया। गवर्नमेंट सिटीजन के साथ में रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रही है टेक्नोलॉजी का यूज लेकर। वो ये बोल रही है कि तुम घर पर बैठो और डायरेक्टली मुझे मैसेज या ईमेल कर दो और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, इवन तुम घर पे बैठे बैठे वोट भी दे सकते हो। तुम्हें ऐसा नहीं है फेस टू फेस मेरे पास में आना पड़ेगा, रिक्शा या बस पकड़ के गवर्नमेंट के सरकारी दफ्तरों में, ऑफिसेस में चक्कर, घर पे बैठ के कंप्लेंट दर्ज कर दो, मैसेज कर दो, फीडबैक दे दो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में जॉब करते हैं, काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे फायदे निकाले गए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना बता सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। इवन आपको बता दूं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना गया है जो व्हाट्सएप पर चलता है, लेकिन है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। 2020 में इसकी शुरुआत हुई। डॉक्यूमेंट्स वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। उसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब होता है, देखो आज भले ही सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी है मेन,
और कुछ स्टेट्स के अंदर अदर गवर्नमेंट्स है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस है, दिल्ली के अंदर आप पार्टी है। लेकिन फिर भी क्या है, ये कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। आज अगर मान लो कि किसी स्टेट, एग्जांपल के तौर पे राजस्थान से जीएसटी कलेक्ट होता है, तो उस जीएसटी का कुछ हिस्सा सेंटर पे जाता है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाता है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेसेस के भी बहुत सहायता करती है। देखो अब तो गवर्नमेंट ने आज से 2-3 साल पहले से ही कितना ज्यादा जोर शोर डालना स्टार्ट कर दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, भारत में बिजनेस करना इजी हो जाए। और देखो कितने सारे लोग स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, लोग अपना धंधा पानी बिजनेस कर रहे हैं, फायदा हो रहा है इसमें। इवन जब कोई बिजनेस ओपन होता है तो गवर्नमेंट उस बिजनेस का भी फायदा करती है, लेकिन उस बिजनेस से बोलते हैं पब्लिक का लॉस नहीं होगा भाई, हम तेरा फायदा कर रहे हैं, मतलब तू पब्लिक को चीट नहीं कर। तुझे अपनी वेबसाइट पर आरओसी के पास में बोर्ड रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट में अपने बारे में पूरा भैया डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये मॉडल्स हैं कुछ। ये लास्ट अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, सिंपल आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए बिजनेसेस दो टाइप के होते हैं, हमने क्लास में पढ़ा भी था, अपने जब चैप्टर हमने पढ़ा था। एक होता है फैमिली बिजनेस, जिसमें जैसे जो मेरे दादाजी कर रहे थे बिजनेस, फिर मेरे पिताजी करने लगे, फिर मेरे बड़े भाई साहब करने लगे, फिर मैं आ गया, फिर आगे की जनरेशन। फैमिली बिजनेस है ना, जैसे रिलायंस हो गए, पहले धीरू भाई अंबानी साहब जो थे वो करने लगे, फिर मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी अलग हो गए, मुकेश अंबानी जी करने लगे, अब उनके बच्चे कर रहे हैं, फिर फ्यूचर में उनके जो आगे जनरेशन बनेगी फिर वो करने लग जाएंगे। और एक होता है नॉन फैमिली बिजनेस, जिसमें ऐसा नहीं होता कि परिवार का इंसान ही आकर बैठता है, नहीं, वो बदलते रहते चेंज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फैमिली बिजनेस है उसमें कुछ फायदे भी होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। तो फैमिली बिजनेस के अंदर क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो नॉन फैमिली बिजनेस में नहीं। सबसे पहले आ जाता है स्टाफ रिक्रूटमेंट। देखो क्या होता है, आज अगर फैमिली बिजनेस है, एग्जांपल आज रिलायंस को लीजिए, आज मुकेश अंबानी जी जो हैं उन्होंने मेन अपने बच्चे को बना दिया, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, सही बात है। लेकिन और उनमें शायद टैलेंट होगा, नो डाउट उनमें होगा, वो जानते होंगे बिजनेस करना, जो उनके बच्चे हैं। पर ऐसा हो सकता है ना कि अगर वो अपने बच्चे को ना बनाते और वो बाहर से अगर रिक्रूटमेंट करते, बाहर से किसी को अपॉइंट करते काम चलाने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए, हो सकता है शायद उनके बेटे से भी ज्यादा टैलेंटेड कोई बंदा मिल जाता, हो सकता है। तो फैमिली बिजनेस में एक ये तो डिसएडवांटेज है कि स्टाफ रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। टैलेंटेड आदमी, एक्सटर्नल जो बाहर का बंदा है वो आए ना आए वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि घर के बंदों को ही हम लोग बिजनेस दे देते। अच्छा, उसमें एक और चीज हो जाती है फैमिली बिजनेस में, आप देखिएगा, अगर मान के चलिए बाहर का बंदा अपॉइंट भी कर रहे हो, तो अगर उस बिजनेस के अंदर फादर साहब भी आते हैं और बेटा भी आता है, तो फादर साहब तो ऐसे किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसको एक्सपीरियंस्ड है, और बेटा शायद किसी नए टेक्नोलॉजिकल पर्सन को, टेक्निकल पर्सन को अपॉइंट करेगा, तो भी प्रॉब्लम आने लग जाती। दूसरा, रेजिंग फंड्स फॉर ग्रोथ। अगर मानकर, एक्चुअली में क्या होता है फैमिली बिजनेस के अंदर, फंड्स पब्लिक से मांगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि लोगों का उसके बच्चे के ऊपर उतना भरोसा नहीं रहता है जितना सिर्फ उसके। आज लोगों को मुकेश अंबानी पर भरोसा है, उनके बच्चों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ इतना बड़ा अचीव नहीं किया। कर लेंगे फ्यूचर में, अभी तक नहीं किया। उनके नाम पे अगर पैसा रेज किया जाए तो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, मैं जिस एरिया में, जहां से जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहां पर बीजेपी से एक नेता इलेक्शन लड़ते थे, उनका नाम था दिगंबर सिंह जी, और कांग्रेस के थे, उनका नाम है विश्वेंद्र सिंह जी। अब इन दोनों में तो कांटे की टक्कर होती थी, और ज्यादातर ये बीजेपी वाले जीत जाते थे, जो दिगंबर सिंह जी, बट इनकी डेथ हो, तो इनका एक बेटा शैलेश करके हैं, वो आ गए। वो सोचे कि अब उनकी अपने पिताजी की जगह पे वो लड़ेंगे, लेकिन लोगों का भरोसा इनके ऊपर था, लोग इनको चाहते थे, इनको प्यार करते।
इनके बच्चे को उतना प्यार नहीं मिला और ये हार गए, और ये दिगंबर सिंह जो विश्वेंद्र सिंह है वो जीते। ये होता है, उस बच्चे के नाम पे वोट मांगना, या अगर मैं कंपनी के सेंस में बोलूं फंड्स मांगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होता है, मैंने बोला ना फैमिली, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चों को लगता है यार मेरे पास में तो कोई पावर ही नहीं है, सब कुछ तो पिताजी का ही चलता है, डिसीजन बड़े भैया का डिसीजन चलता है, मैं तो बस बैठता हूँ यहाँ पर आकर। ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, इसमें कहीं ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे आज सपोज कीजिए कि पिताजी भी ऑफिस आ रहे हैं, बड़े भाई भी ऑफिस आ रहे हैं और छोटा भाई भी ऑफिस आ रहा है, तो छोटे भाई के मन में ना जलन आती है कि यार डिसीजन तो मेरे पिताजी लेते हैं, बड़े भाई लेते हैं, यार मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, तो मैं यहाँ ओनर तो हुई नहीं, मैं तो एक मैनेजमेंट का आदमी हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिर्जापुर वेब सीरीज, देखी आपने? मिर्जापुर, मिर्जापुर में आपने मिर्जापुर 2 सीजन 2, उसमें देखिए एक तो दद्दा जैसे बोलते हैं, बिहार का जो सीन आता है, दद्दा जो ड्वार्फ होते हैं छोटे, उनके दो बेटे होते हैं, विजय वर्मा जो हीरो है, हम शक्ल डुप्लीकेट ना, डबल रोल है उनका। तो उसमें जो पिता होते हैं, जो बॉर्न ड्वार्फ होते हैं, और जो बड़ा बेटा होता है, उनके डिसीजन चलते हैं। जो छोटा बेटा होता है उसके डिसीजन ही नहीं चलते, वो खुद को मैनेजमेंट का हिस्सा मानने लग जाता है कि मेरी तो कोई पूछ ही नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, हालांकि हम क्लास में इनको डिस्कस कर चुके। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई स्टूडेंट्स। देखिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत सारे, अभी तो ये बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कम से कम इसकी 3 से 4 एक्स्ट्रा क्लासेस और लगेंगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फिर मैं आपसे यही बोलने वाला हूं कि एक बार यहां तक आप लोग इसको पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि सीए से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने सीएमए का स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के सीएमए के क्वेश्चंस कर लिए, आपके एमसीक्यूज कर लिए, रेगुलर टेस्ट हो गए, और इस चैप्टर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास हो गई, सीए के क्वेश्चंस, और लास्ट अटेम्प्ट में जो सीएमए के क्वेश्चंस आए वो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों इसको, ताकि हमारा 100% कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम में 60 से 65 मार्क्स का सीए से पेपर आ रहा है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।